हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर। आज की क्लास है बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। आपको आज की इस क्लास में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और विथ डिटेल्ड नोट्स की पीडीएफ आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिस्टोपिया। इसमें आपको फ्रेंड्स दो चीजें समझानी है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि स्ट्रीम का मतलब क्या था, धारा। तो ये एक नैरेटिव टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें जो भी करेक्टर है उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग, उसकी मेमोरी और उसके सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कॉन्टिन्यूअस फ्लो में समझाया जाता है, दर्शाया जाता है। इसमें बीच में ऑथर जो है वो रुकता नहीं है। जैसे जैसे उसको थॉट्स आते हैं वो वैसे वैसे अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, है ना। फ्रेगमेंटेड होती है, मतलब बिखरी बिखरी सी कहानी होती है, टूटी फूटी सी, नॉन लीनियर स्टाइल होती है। जो हमारे मन में चल रहा हो, जैसे ह्यूमन माइंड कैसा होता है, विचार जो है वो चारों दिशा से आते हैं, तो उसी तरह से इस कहानी को लिखा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह। इसमें राइटर्स का नाम आपको याद रखना है, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ इस टेक्निक का यूज करते हैं और इनर रियलिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। आंतरिक जो वास्तविकता है उसको दर्शाया जाता है। इसमें पंचुएशन, जो भी आप विराम चिन्ह यूज करते हैं किसी कहानी को लिखने में, उसको नहीं यूज किया जाता। एसोसिएटिव थिंकिंग को यूज किया जाता है। जैसे हम अगर किसी एक घटना का स्मरण कर रहे हैं और तुरंत ही हमें उससे संबंधित दूसरी घटना स्मृत हो जाती है, तो हम उस बात को बोलना शुरू कर दें, तो एसोसिएटिव थिंकिंग इसमें होती है। सबकॉन्शियस प्रोसेस है, जो मन में आया वो बोल दिया। कॉन्शियसनेस में हम क्या करते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। यहाँ पर सबकॉन्शियस प्रोसेस है। इस टेक्निक को मॉडर्निज्म टेक्निक का हॉलमार्क बताया गया है, जिसमें हम सब्जेक्टिविटी और साइकोलॉजिकल डेप्थ पर जोर देते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति परक, है ना, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित किसी चीज का होना। अगली टर्म आपकी है लिटरेरी टर्म में डिस्टोपिया। डिस्टोपिया एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिन सोसाइटी है, जिसमें उस समाज में हो रहे अत्याचार, सफरिंग्स और टोटलिटेरियन कंट्रोल, मतलब पूरा अधिनायक अधिनायक सत्तावादी जो होता है उसको दिखाया जाता है ऐसी स्टोरी में। उसे हम डिस्टोपिया कहते हैं। इससे एक नेगेटिव जो विजन है वो प्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, समाज में, राजनीति में, या जो भी हमारी तकनीकी जो ट्रेंड्स हैं उसमें चल रहे जितने भी आलोचनात्मक बिंदु है उन सबको दिखाने के लिए हम एक ऐसी स्टोरी लिखते हैं जिसे हम डिस्टोपिया कहते हैं। इसमें भी आपको फेमस राइटर्स या ऑथर्स का नाम याद रखना है, जॉर्ज ऑरवेल, आल्डस हक्सले। इन दोनों ने खूब काम किया है डिस्टोपिया पर। इन्होंने किन थीम्स पे काम किया है, सर्विलियंस, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी और मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ, ये इनके सब्जेक्ट्स रहे हैं। दोनों को देखा जाए तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जहां पर इनर वर्किंग्स पर काम करता है, वहीं डिस्टोपिया एक्सटर्नल सोसाइटल स्ट्रक्चर पर काम करता है। दोनों ही 20th सेंचुरी का पीरियड आपको पता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, वॉर का था, आइडेंटिटी क्राइसिस का था। तो उसमें जो चल रही थी एंजाइटी लोगों की, उसको व्यक्त करने के दो अलग अलग तरीके हैं। दोनों ही ये हमें बताते हैं कि कैसे लिटरेचर ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग से एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में जो है वो बदलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स। इसमें आपको तीन पीरियड समझाने हैं, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और मैजिक रियलिज्म। 20th सेंचुरी की लिटरेचर में मेजरली आपको तीन पीरियड देखने को मिलते हैं। तो पहला पीरियड है मॉडर्निज्म, अर्ली 20th में। 20th सेंचुरी को तीन भागों में बांटा है। अर्ली 20th सेंचुरी में आपको मॉडर्निज्म देखने को मिलता है। आपको पता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1915 में हुआ था, और उसके बाद हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, जिससे कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स को छोड़कर जरूरत पड़ी थी एक्सपेरिमेंटेशन की। लिटरेचर में किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुए थे वो हमें मॉडर्निज्म जो है वो बताएगा। इस पीरियड के राइटर में नाम आता है टीएस एलियट और एजरा पाउंड का। इसमें बताया गया है कि कैसे फ्रेगमेंटेशन, एलाइनेशन, लॉस ऑफ मीनिंग
का रोल रहा है अपने लिटरेरी डेवलपमेंट में, और इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और सिंबोलिज्म नाम की टेक्निक्स जो है वो लिटरेरी टेक्निक्स हमने यूज करी है। पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड जो है वो आपको समझाना है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वाला जो पीरियड है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वाला पीरियड पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है। इसमें क्या था, आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ को रिजेक्ट करना। मतलब पहले जो लिटरेचर हुआ करते थे वो सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रूथ पे बेस्ड होते थे, जो वास्तविक घटनाएं होती थी उसी पर लिटरेचर लिखा जाता था, जिनका एक स्टेबल मीनिंग होता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, लिटरेचर में डेवलपमेंट होने लगा, वैसे वैसे लोगों ने आयरॉनी, पैरोडी, मेटाफिक्शन और इंटरटेक्सचुअलिटी पर काम करना शुरू किया, जिसमें हम व्यंग्य करते हैं। हिंदी में आपने साहित्य में व्यंग्य पढ़ा होगा, आयरॉनी उसी को कहते हैं, व्यंग्य। तो उस तरह की जो है वो लेख जो है वो हमारे सामने आए। इसमें ऑथर्स का नाम आता है थॉमस पाइकन और सलमान रश्दी। और इन्होंने क्या करा, रियलिटी और फिक्शन के बीच के गैप को खत्म किया। मतलब स्टोरीज ऐसे बनने लग गई जैसे रियलिटी में और फिक्शन में फर्क ही नहीं पता चले। तीसरा पार्ट आता है मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है लिटरेचर डेवलपमेंट में, जहां पे मैजिकल एलिमेंट्स यानी सुपर नेचुरल पावर को रियलिटी का ही पार्ट बना देना। ये फ्रेंड्स कोई फैंटेसी नहीं है जहां पे झूठ मूठ की परियों की कहानी सुनाई जाए, नहीं, लेकिन फिक्शन को ऐसे प्रेजेंट करना या सुपर नेचुरल पावर्स को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो एक रियलिटी का ही पार्ट लगे और नेचुरल लगे। सेपरेट इमेजिनरी वर्ल्ड इसमें नहीं बनाया जाता, बट एक ब्लेंड जो है वो दिखाया जाता है सुपर नेचुरल का एवरीडे लाइफ के साथ। तो इस तरह से आपको तीनों पीरियड एक्सप्लेन करने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats बाय W.H. Auden। W.H. Auden ने लिखा था इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। तो ये एक्चुअल में क्या है कि जो W.B. Yeats थे, उनकी डेथ पे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए W.H. Auden ने उन पर एक पोएम लिखी थी। इस पोएम में बेसिकली 3 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन एक अलग अलग पर्सपेक्टिव को शो करता है डेथ से रिलेटेड, और पोएट्री को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है कि मृत्यु की वास्तविकता क्या है। पहले सेक्शन में ऑर्डन बताते हैं कि ईट्स की डेथ एक नेचुरल इवेंट है, जैसे मैन इज इमोर्टल हम सब जानते हैं, तो ईट्स की डेथ भी एक नेचुरल इवेंट थी। एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे ईस्ट की डेथ का कोई लेना देना नहीं था। दैट द डेथ इज इनएविटेबल, उसे नहीं टाला जा सकता और ऑर्डिनरी है। भले ही कोई कितना ही महान कवि भी क्यों ना हो, डेथ तो सबको ही होती है, इमोर्टल है मैन। इसका सेकंड सेक्शन जो है वो ईट्स की लाइफ और लेगेसी पे बेस्ड है, जिसमें ऑर्डन ने ये बताया है कि भले ही पोएट की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसकी पोएट्री जो है वो कंटिन्यू टू सर्वाइव। ऑर्डन बताते हैं कि कैसे पोएट्री जो है वो सफरिंग को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में बदल देती है। तो ये था इसका सेकंड सेक्शन। इस पोएट्री के थर्ड सेक्शन को बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल तरीके से लिखा गया है, जहां पर ऑर्डन बताते हैं कि कैसे पोएट्री जो है कैसे काम करती है जब दुनिया में तबाही चल रही है या फिर बहुत तरह की समस्याएं चल रही है, तो पोएट्री अपना रोल कैसे प्ले करती है। तो ऑर्डन कहते हैं कि पोएट्री एक दिन में कुछ नहीं करती, पोएट्री से शायद कुछ नहीं होता एक बार में, लेकिन कुछ होने की शुरुआत जरूर हो जाती है। तो ये एक पैराडॉक्स प्रेजेंट किया है ऑर्डन ने अपने पोएम के थ्रू कि इमीडिएट चेंज आपको भले ही ना देखने मिले, लेकिन पोएट्री का लास्टिंग और इमोशनल और कल्चरल इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है। और ऑर्डन की बात करें तो उन्होंने मॉर्टैलिटी, आर्ट और इमॉर्टैलिटी जो है उसी को अपने पोएम के अंदर आर्टिकुलेट किया है। टोन जो है वो पर्सनल ग्रीफ से यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन की तरफ जाती हुई दिखती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस आंसर में थोड़ा सा उसके पोएम की क्वालिटी को एक्सप्लेन करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द थीम ऑफ वॉर एंड पीटी इन स्ट्रेंज मीटिंग बाय विल्फ्रेड ओवन। अब स्ट्रेंज मीटिंग नाम की पोएम लिखी है विल्फ्रेड ओवन ने। ये भी एंटी वॉर पोएम में से एक है। 20th सेंचुरी में हमने 2 वर्ल्ड वॉर देखे थे और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड देखा था। तो काफी सारी पोएम्स जो है वो उस समय की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के आसपास घूमती हुई आपको नजर आएगी। तो इस पोएम में ओवन ने शौर्यल एनकाउंटर बताया है 2 सोल्जर्स का, उनके आफ्टर लाइफ, मतलब मृत्यु होने के बाद 2 सोल्जर्स आपस में मिलते हैं और वह आपस में क्या बात करते हैं, उनके क्या थॉट्स होते हैं,
उसको इस पोयम में जो है वो बताया गया है, जहां पर हर सोल्जर को इस बात का आभास होता है कि उसने किसी की हत्या की है। इस पोयम में वॉर, जो युद्ध होते हैं, युद्ध के मैदान होते हैं, उसकी फ्यूटिलिटी और उसका हॉरर, कुल मिला के एक डरावनी स्थिति और उसका व्यर्थ होना बताया गया है युद्ध का। जबकि बाकी पोएम्स में क्या होता है, हम देखते हैं अक्सर कि जो भी शहीद होते हैं उनको एक हीरो माना जाता है, हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाता है। जबकि ओवन की इस पोयम में उन्होंने वॉर को ट्रेजिक और मीनिंगलेस बताया। उन्होंने कहा कि वॉर से कुछ नहीं होता, सिर्फ लोग मरते हैं और दुनिया उजड़ती है और कुछ नहीं होता। तो नेगेटिव विजन जो है वो प्रेजेंट किया है आफ्टर वॉर का। तो डेड एनिमी सोल्जर जो है वो बोलता है कि वो अगर जिंदा होता, वो अगर युद्ध में नहीं मरता, तो वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो थी उसकी, क्या उसके सपने थे और क्या उसके पास ह्यूमन पोटेंशियल था जो उसने वेस्ट कर दिया सिर्फ वॉर में पार्टिसिपेट करके। तो ये एक एंटी वॉर पोयम में से एक है। इस पोयम की सेंट्रल थीम है द पिटी ऑफ वॉर। द पिटी ऑफ वॉर मतलब युद्ध होने के बाद जो दया आती है, ठीक है। तो ओवेन इस पोयम में बताते हैं कि दोनों ही तरफ के सोल्जर जो है वो सोल्जर नहीं, एक दूसरे के विक्टिम्स हो जाते हैं, ना कि दुश्मन। तो जो दोनों तरफ के सिपाही हैं वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो वहां मरने वाले विक्टिम्स हैं। और जब उनकी नरक में या फिर किसी भी आफ्टर लाइफ में उनकी मीटिंग होती है, तो वो इस बात को याद करते हैं कि कैसे हमने रिकंसिलिएट किया था और क्या हमारी सफरिंग्स रही थी। तो ओवन जो है ये विविड इमेजरी और ड्रीम लाइक सेटिंग को यूज करते हैं। एक हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर उन्होंने अपनी पोयम में बनाया है। टोन जो है पोयम की सोम्बर है, रिफ्लेक्टिव है। पोयम जो है वो ट्रेडिशनल पेट्रियोटिक आइडिया को रिजेक्ट करती है, मतलब जहां पे सोल्जर्स को हीरो समझा जाता था उस आइडिया को रिजेक्ट करती है और एक्सपोज करती है कि कैसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल डैमेजेस जो है वो वॉर के कारण देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लास्ट लीफ। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो ये आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में आपने जरूर ये चैप्टर पढ़ा होगा। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दो आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। तो आर्टिस्ट की स्टोरी है ये, जहां पर यहाँ पर इस पोयम की या इस स्टोरी की थीम जो है वो होप, फ्रेंडशिप और सेक्रीफाइस पे बेस्ड है। दो यंग आर्टिस्ट होते हैं, स्यू एंड जॉन्सी। स्यू एंड जॉन्सी नाम के दो आर्टिस्ट हैं। जॉन्सी की तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जीने की सारी उम्मीद छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर एक वाइन का पेड़ होता है। क्योंकि ऑटम सीजन चल रहा होता है और पत्ते जो है वो झड़ रहे होते हैं, तो जॉन्सी जो है वो अपनी सारी उम्मीद उस पेड़ पर लगे आखिरी पत्ते तक अपनी जिंदगी की उम्मीद लगाता है कि जब इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तो जब पता चलता है इस बात का स्यू को, तो स्यू भरी ठंड में बहरमन पेंटर जो है वो भरी ठंड में रात भर अपना लगाकर एक ऐसा मास्टरपीस तैयार करता है जो सारी पत्तियां झड़ जाती है लेकिन एक पत्ती रह जाती है। वो एक्चुअल में पत्ती नहीं होती, वो पेंटिंग होती है जो बहरमन ने बनाई होती है। और इसी से जॉन्सी की जो लाइफ की जो होप थी वो बनी रहती है और उसको रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। और बाद में उसे पता चलता है कि वो रियल लीफ नहीं थी, वो बहरमैन ने पेंट की थी वहां पर, और बहरमैन के बाद में डेथ हो जाती है क्योंकि उसने रात भर स्टॉर्म में, बारिश में वहां पर पेंट किया होता है। निमोनिया से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? एक पावरफुल फोर्स, होप जो है, कई बार आशा जो है वो एक पावरफुल फोर्स बन जाती है हमारी हीलिंग में। बहरमैन का जो एक्ट था वो सेल्फलेस सेक्रीफाइस को और ट्रू मीनिंग ऑफ आर्ट को रिफ्लेक्ट करता है। वो हमेशा अपने लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, तो यही उसका मास्टरपीस बन जाता है ये लास्ट लीफ जो किसी की जान बचाता है। तो कंक्लूजन में द लास्ट लीफ इज अ डीपली मूविंग स्टोरी दैट शोज हाउ होप एंड सेक्रीफाइस कैन सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थीम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अ कप ऑफ टी, जो कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है।
ये बताती है कि कैसे क्लास डिफरेंस, ह्यूमन रिलेशनशिप और हिडन इनसिक्योरिटीज क्या होती है और वो कैसे रिवील होती है। स्टोरी जो है वो सेंटर करती है रोजमेरी फेल नाम की एक वेल्दी वुमेन पे, जिसको बहुत मजा आता है, जो जेनरस और काइंड होने की एक्टिंग करती है हर बात की, भाई मैं तो बहुत दयालु हूँ, मैं तो भाई बहुत दातार हूँ। तो उसी पर ये स्टोरी बेस्ड है। एक दिन क्या होता है, रोजमेरी फेल को एक गरीब लड़की मिलती है, मिस स्मिथ, जो उससे कुछ पैसे मांगती है और एक कप चाय के लिए पूछती है। रोजमेरी को मिस स्मिथ के रोमांटिक आइडियल्स अच्छे लगते हैं और वो उस लड़की को अपने घर ले जाती है ताकि वो उसके घर में हेल्प कर सके। लेकिन होता क्या है, जो रोजमेरी के हस्बैंड होते हैं मिस्टर फिलिप, उनको उस मिस स्मिथ में, उस गर्ल में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। इस टाइम पता चलता है कि रोजमेरी की इनसिक्योरिटी कैसी थी और उसकी सुपरफिशियल काइंडनेस का भी पता चलता है। वो जल्द से, जैसे ही उसको ये इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, वो जल्दी से उसे घर से निकाल देती है और अपने सारे चैरिटेबल इंटेंशंस को साइड में रख देती है। उस लड़की को कुछ कुछ पैसे देती है और उसे वहां से भगा देती है। तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा ईगो, जेलसी और सोशल स्टेटस से बने हुए होते हैं, ना कि एक्चुअल रियलिटी से। तो मैंसफील्ड ने इस स्टोरी से आयरॉनी प्रेजेंट करी है और बताया कि कैसे किसी का दिखावा और उसकी वास्तविकता में कैसे फर्क होता है, अपीयरेंस और रियलिटी में क्या कॉन्ट्रास्ट रहता है। रोजमेरी को लगता था कि वो बहुत दयालु है, वो बहुत दातार है, लेकिन उसने जो किया वो कुछ और ही था। तो स्टोरी जो है वो मेनली हाईलाइट करती है अपर क्लास सोसाइटी के क्रिटिक्स को। तो इसकी थीम थी, इस स्टोरी की थीम है ह्यूमन रिलेशनशिप और कैसे पावर डायनामिक्स का और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एक सच्चे कंपैशनेट हो तो आपको सेल्फलेस होना जरूरी है, जो रोजमेरी में नहीं था। In the conclusion, the story reveals the complexities of human nature and relationships, emphasizing that generosity is often influenced by personal motive. हमारा पर्सनल मोटिव हमेशा आगे आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन है पिग्मेलियन का। पिग्मेलियन भी एक सोशल क्रिटिसिज्म पर एक प्ले है, एक नाटक है। ये लिखा है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने। ये कोई कॉमेडी प्ले नहीं है, एक क्रिटिक प्ले है जो कैसे सोशल क्लास को और हिपोक्रेसी को, जो इंग्लिश सोसाइटी में देखी गई थी, उस पर एक शार्प क्रिटिक की तरह बताया गया है इसमें। इस प्ले में जो सेंट्रल रोल है वो है प्रोफेसर हिजिन्स का, जो एक गरीब फ्लावर गर्ल एलिजा डूलिटिल को कैसे एक अच्छी महिला बना देता है, और उसमें क्या चेंजेस किया जाता है, उसकी स्पीच और उसके मैनर्स को प्रॉपर किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो कुल मिला के प्रोफेसर हिजिन्स है एक तरफ और एक तरफ है एलिजा डूलिटिल, जिस पर वो एक अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और कैसे उसको चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में बताया गया है कि क्लास जो है वो बाय बर्थ मिले ये जरूरी नहीं है। क्लास जो है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से बनाई भी जा सकती है। तो सेंट्रल थीम इस स्टोरी की ये है। द सेंट्रल थीम इज दैट द लैंग्वेज डिटरमाइन सोशल आइडेंटिटी। हमारी सोशल आइडेंटिटी हमारे लैंग्वेज से, हमारे एक्सेंट से पता चलती है, ना कि हमारे करेक्टर से। हम इंटरनली कैसे हैं, मेंटली कैसे हैं, उस पर कोई निर्भर नहीं करता। हमारा जो सोशल सिस्टम है वो इस तरह का है कि हमारी वर्थ जो है वो जज की जाएगी कि हमारा एक्सेंट कैसा है। एलिजा का ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करता है कि सोशल डिफरेंसेस जो है वो आर्टिफिशियल है, और अगर किसी को सिखाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए, तो उन सोशल डिफरेंसेस से इसको हटाया भी जा सकता है और क्लास डिस्क्रिमिनेशन को कम भी किया जा सकता है। शॉ ने एक्सपोज किया कि अपर क्लास सोसाइटी का सुपरफिशियल नेचर कैसा होता है। लेडी बन जाने के बाद भी जब प्रोफेसर हिजिन्स ने एलिजा को एक लेडी में कन्वर्ट कर दिया, एक पुअर गर्ल को लेडी में कन्वर्ट कर दिया, तब भी एलिजा जो है वो स्ट्रगल करती है अपनी आइडेंटिटी से। उसे लगता है कि मुझ में जो भी एक्सटर्नल चेंजेस आए हैं उससे मेरी इनर सेटिस्फेक्शन का कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर हिजिन्स ने उन्हें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया था, ना कि ह्यूमन बीइंग की तरह। वो सिर्फ अपनी थ्योरी प्रूव करना चाहते थे। जेंडर इनइक्वालिटी को हाईलाइट किया उन्होंने। इमोशनल सेंसिटिविटी की कमी देखी गई हिजिन्स में। तो ओवरऑल इस स्टोरी से बताया गया कि जिस तरह से प्रोफेसर हिजिन्स ने
लेडी एलिजा को ट्रीट किया वो काफी डिस्क्रिमिनेटिव था। तो ये प्ले एक तरह से ह्यूमर को यूज करता है, आयरॉनी को यूज करता है और एक इशू की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है कि कैसे क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रोल और इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ खेला जा सकता है। शॉज रियलिस्टिक डायलॉग एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेड द मैसेज पावरफुल एंड रिलायबल। तो पिग्मेलियन कहानी का सार ये है कि सोशल सटायर जो है दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल क्लास डिस्टिंक्शन एंड प्रमोट इक्वालिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ एलिजा डूलिटल इन पिग्मेलियन। पिग्मेलियन स्टोरी या प्ले जो आपने अभी देखा शॉ का, उसमें जो एलिजा डूलिटल का कैरेक्टर है उसको एनालाइज करना है। पिग्मेलियन स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है एलिजा डूलिटल और ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को कि कैसे एलिजा डूलिटल जो है वो अपने में बदलाव लाती है, कैसे इंडिपेंडेंट होती है वो शॉ के एक्सपेरिमेंट से और कैसे वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करने से मतलब है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी सोशल आइडेंटिटी सिर्फ उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बेस्ड है। At the beginning, she is poor flower girl with a strong accent and limited social awareness. Under the guidance of Professor Higgins, she learns refined speech and etiquettes. However, her transformation is not just external but also internal. She gains confidence and begins to question her identity and dignity. जैसे ही वो एक लेडी बन जाती है वैसे ही वो प्रोफेसर हिजन्स से क्वेश्चन करती है कि मेरी अपनी डिग्निटी कहाँ है, मेरी अपनी आइडेंटिटी कहाँ है, आपने तो मुझे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के मॉडल की तरह यूज किया है। तो एलिजा की कैरेक्टर से ये पता चलता है कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हिजन्स के एक्सपेरिमेंट का एक पैसिव सब्जेक्ट बनकर नहीं रहना चाहती थी और उसने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए परमिशन ली। Her famous confrontation with Higgins show her growth from a submissive girl to a confident woman. इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे एजुकेशन जो है वो हमें सबमिशन से बचाकर एक कॉन्फिडेंट वुमेन बना सकता है। She also represents the struggle of women in a male-dominated society. Despite her transformation, she faces uncertainty about her future, which reflects the limitation imposed on women at that time. उस टाइम जब ये पोयम लिखी गई थी तब जो सोसाइटी है वो मेजरली मेल डोमिनेटेड थी और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उसे अनसर्टेनिटी थी कि उसका फ्यूचर में क्या होगा और जिससे पता चलता है कि उस टाइम वुमेन पर कितनी लिमिटेशंस थी या रिस्ट्रिक्शंस थी। शॉ यूजेस एलिजा टू चैलेंज द आइडिया दैट सोशल क्लास इज फिक्स्ड। ऐसा नहीं होता, सोशल क्लास जो है वो पर्सनल एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन से भी बनाया जा सकता है। एलिजा का कैरेक्टर जो है वो काफी डायनामिक है, जो इग्नोरेंस से अवेयरनेस की तरफ हमें देखने को मिलता है और मॉडर्न। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ स्वराज। जो महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट था स्वराज का, आप स्वराज से क्या समझते हैं? हिंद स्वराज, महात्मा गांधी प्रेजेंट्स अ डीप फिलोसॉफिकल कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल। स्वराज डज नॉट सिंपली मीन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल but also emphasizes self discipline and moral freedom. आप अगर किसी भी अथॉरिटी से फ्रीडम चाहते हैं तो बदले में आपको चाहिए कि आप में सेल्फ डिसिप्लिन हो और आपका मोरल फ्रीडम भी आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज स्वराज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप खुद को रेगुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको किसी न किसी के डोमिनेंस में रहना पड़ेगा। तो स्वराज की प्री रिक्विजिट है कि सेल्फ डिसिप्लिन और मोरल फ्रीडम का होना जरूरी है। Gandhi argues that Swaraj begins with the individual. It requires a control over one's desire, action, and thoughts. Without self-control, political freedom is meaningless. He criticizes Western civilization for promoting materialism and moral decline. Materialism का मतलब चीजें इकट्ठा करना और नैतिकता का पतन होना। According to Gandhi, real freedom is achieved through truth and नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा पर उनके सिद्धांत जो है वो बेस्ड है। उनका मानना है कि इंडियंस को सबसे पहले अपनी आंतरिक शक्ति और अपने नैतिक मूल्यों का विकास करना पड़ेगा अगर उन्हें स्वतंत्रता चाहिए तो। गांधी ऑल्सो एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब स्वदेशी। आप बेझिझक बॉयकॉट करो फॉरेन प्रोडक्ट्स का, लेकिन अगर उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो आपको वो बनाना भी पड़ेगा अपने देश में। तो
जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, जब स्वराज के नारे लगाए जा रहे थे, तो उन्होंने चरखा इन्वेंट किया और जो हस्तकरघा जो है उसे काफी प्रमोट किया था. He encourages people to reject foreign goods and adopt local product, promoting economic independence. The text highlights that Swaraj is both a personal and collective responsibility. It requires unity, discipline, and moral courage. कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि स्वराज का कंसेप्ट सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटिक्स से बहुत आगे है. यहाँ पर आपको एथिकल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, हर तरह की फ्रीडम और हर तरह का डेवलपमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, तब आप स्वराज को जो है वो अटेन कर पाओगे. अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ ह्यूमन इमोशंस इन द पोस्ट मास्टर. रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है द पोस्ट मास्टर नाम से. इसमें हमें पता चलता है कि एकांतवाद, लोनलीनेस, अटैचमेंट और ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं. इस स्टोरी में एक यंग पोस्ट मास्टर है जिसकी पोस्टिंग एक दूर दराज गांव में हुई है और वहां जाके वो एक अनाथ लड़की रतन से मिलते हैं. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है, एक पोस्ट मास्टर और एक अनाथ लड़की रतन. द पोस्ट मास्टर फील्स आइसोलेटेड, उसे बहुत अकेलापन और बहुत ही अनफेमिलियर एनवायरनमेंट जो है वो लगता है जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है, बहुत ही दूर एक गांव में. और उसे कंफर्ट तब मिलता है जब उसे रतन नाम की लड़की जो है वो मिलती है. बहुत छोटी होती है और रतन का भी बदले में एक डीप इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है जो पोस्ट मास्टर को अपने फादर फिगर की तरह देखती है. तो उन दोनों का जो कनेक्शन है या जो अटैचमेंट है वो काफी इमोशनल होता है. जब पोस्ट मास्टर को जब गांव छोड़कर जाना होता है, उसका ट्रांसफर होता है, तो बिना रतन से पूछे या बिना रतन की फीलिंग्स को जाने वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें जो है वो गांव छोड़कर जाना है. वो कुछ ऑफर करते हैं, कुछ पैसे, लेकिन रतन जो है वो मना कर देती है. तो इससे ये पता चलता है कि इमोशनल रिलेशनशिप्स को मटेरियल थिंग्स से आप रिप्लेस नहीं कर सकते. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टोरी में यही हाईलाइट किया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में ऐसे इम्बैलेंसेस देखे जाते हैं. मतलब एक ही रिश्ते को हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं. जबकि पोस्ट मास्टर उसे बहुत ही टेम्परेरी रिलेशन समझ रहा था, रतन ने उनको अपने पिता समान समझकर एक परमानेंट रिलेशन की तरह देखा था और वैसे ही निभाया था. तो ये होता है ह्यूमन रिलेशन में डिफरेंसेस. इससे हमें इमोशनल पेन और डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलती है. टैगोर की स्टोरी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज को यूज किया गया है, रियलिस्टिक नरेशन दिए गए हैं, डीप इमोशंस को पोर्ट्रे किया गया है. स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड फॉर कनेक्शन, हर ह्यूमन बीइंग का द नीड फॉर कनेक्शन एक यूनिवर्सल थीम है. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की ओर. आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी वे में बनाए गए एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे. पहला क्वेश्चन है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हमने देखा था कि कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं होता है ना, ये वो वाली नैरेटिव टेक्निक है. तो ये किससे रिलेटेड है? ये इनर मेंटल फ्लो से रिलेटेड है. हमने देखा था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो ह्यूमन माइंड है, हमारा इनर माइंड है, जो भी हमारे एसोसिएटिव थॉट्स आते हैं, हम उसी को कंटिन्यू करके अपनी स्टोरी जो है वो कंप्लीट करते हैं. और ऑथर के नाम आपने देखे थे. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से कौन सा ऑथर रिलेटेड है? वर्जीनिया वुल्फ. अगला क्वेश्चन है डिस्टोपिया. डिस्टोपिया आपने देखा था ऑप्रेसिव सोसाइटी कि कैसे समाज में अत्याचार जो है वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड की तरह दिखाया गया था डिस्टोपिया स्टोरी में. बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू एक डिस्टोपियन आइडिया, और ये किसने लिखी है ये स्टोरी? ये जॉर्ज ऑरवेल की स्टोरी है. इसका करेक्ट आंसर है ए. मॉडर्निज्म मेनली किसे रिफ्लेक्ट करता है? तो हमने जो 3 पीरियड देखे थे 20th सेंचुरी के, तो उसमें मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और मैजिकल रियलिटी. तो मॉडर्निज्म जो है वो फ्रेगमेंटेशन एंड अलाइनेशन से रिलेटेड है. अगला क्वेश्चन है पोस्ट मॉडर्निज्म किसे रिजेक्ट करता है? एब्सोल्यूट ट्रुथ को. हमने देखा था कि कैसे ये रियलिटी और फिक्शन दोनों का जो गैप है वो ब्लर कर देता है, रियलिटी वर्सेस फिक्शन. मैजिक रियलिज्म किसका ब्लेंड है? रियलिटी और मैजिक का, सुपरनैचुरल पावर्स का. हार्लेम रिनाइजेंस जो है वो किससे रिलेटेड है? ये एक अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर है. एग्जिस्टेंशियलिज्म का फोकस किस पे है? फ्रीडम और चॉइस पे है.
एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें ये बोलता है कि जो चीज अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, हम फ्री है उसे चूज करने के लिए, फ्री टू चूज। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम एंड चॉइस से रिलेटेड है। अगला है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म हमें पता है कॉलोनियल इम्पैक्ट को दिखाता है, जो हमने वॉर पीरियड देखा था। इन द मेमोरी ऑफ W.B. ईस्ट, ये किसने लिखा है? ये W.H. ऑर्डन ने लिखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। आपको अच्छे से समझाया है तीनों सेक्शंस को। फन हिल, फन हिल किससे रिलेटेड है? चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया, जो बचपन की शरारतें होती है। स्टॉपिंग बाय वुड्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स हमें जो स्टोरी है वो हमें क्या बताता है? टेम्पटेशन वर्सेस ड्यूटी को। आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये दोनों बहुत ही अपोजिट स्टोरीज हैं, जहां पे स्टॉपिंग बाय वुड्स तो टेम्पटेशन वर्सेस ड्यूटी को बताता है। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है वो हमें वर्क और रेस्ट को बताता है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंज मीटिंग। स्ट्रेंज मीटिंग थ्योरी की थीम क्या थी? वॉर पिटी, जहां पे सोल्जर्स जो है वो अपनी आफ्टर लाइफ में या नरक में जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, और वो क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि वॉर से उनको क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट। द पिटी ऑफ वॉर इसकी सेंट्रल थीम थी। तो आपको ये याद रखना है। अगर फ्रेंड्स आपको स्टोरी की थीम याद होगी तो आप आंसर रिलेट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है प्रेयर फॉर माय डॉटर इज रिटन बाय W.B. ईस्ट। वर्ड्स पोएम इज रिटन बाय एडविन थम्बू। फन हिल टोन कैसी है? फन हिल जो चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया है उसकी टोन कैसी है? जॉयफुल और नॉस्टैल्जिक। ओवन्स की पोएट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? हॉरर ऑफ वॉर। जो ओवन की थ्योरी अपन ने पिटी ऑफ वॉर देखी थी, पिटी ऑफ वॉर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, हॉरर ऑफ वॉर। अगला क्वेश्चन है ऑर्डन सेज पोएट्री। ऑर्डन क्या कहते हैं? जो W.B. ईस्ट के बारे में लिखते हैं, सेकंड सेक्शन में वो समझाते हैं कि पोएट्री से एक दिन में जरूर कुछ नहीं होता होगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो पोएट्री से वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलता है। लास्ट लीफ, लास्ट लीफ किसने लिखी थी? ओ हेनरी ने। बहरमन का मास्टरपीस क्या था? उन्होंने एक लीफ पेंट की थी जो उसकी लाइफ का होप बनती है, स्यू की लाइफ का होप बनती है। कप ऑफ टी की थीम क्या थी? क्लास डिफरेंस। कि कैसे रोजमेरी, रोजमेरी जो इस स्टोरी की सेंट्रल फिगर है, कैसे रोजमेरी जो है वो फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, मतलब हम रियलिटी में कुछ और होते हैं और हमारा अपीयरेंस कुछ और होता है। जब हमारे पर प्रॉब्लम्स आती है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये क्लास डिफरेंस है। कि पावर डायनामिक्स की हमने बात की थी। रोजमेरी कौन थी? एक वेल्दी वुमन थी, रिच एंड सेल्फिश। टेक्नोलॉजी विद ए ह्यूमन फेस, ये किसने लिखी है? E.F. शुमेचर ने। शुमेचर ने क्या प्रमोट किया? ह्यूमन सेंटर्ड टेक्नोलॉजी को। जॉय, जॉय किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है Z.E. स्मिथ। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की थीम क्या है? सिविलाइजेशन वर्सेस सैवेजरी पर उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है। गोल्डिंग शोज ह्यूमंस आर इविल बाय नेचर, मतलब शैतान। उन्होंने अपनी स्टोरी में ह्यूमंस को इविल बताया है। मिस स्मिथ जो है वो क्या शो करती है? पॉवर्टी, जो हिजन्स का एक एक्सपेरिमेंट बनती है, प्रोफेसर हिजन्स का एक्सपेरिमेंट थी। पिग्मेलियन, पिग्मेलियन किन्होंने लिखी थी? शॉ ने लिखी थी। G.B. शॉ इसका करेक्ट आंसर है। हिजन्स क्या है? प्रोफेसर है फोनेटिक्स के, जो मिस स्मिथ को फोनेटिक्स सिखाते हैं। एलिजा कौन है? एलिजा एक फ्लावर गर्ल है जो सब्जेक्ट होती है हिजन्स का। मेन थीम, मेन थीम क्या है? लैंग्वेज एंड क्लास से रिलेटेड स्टोरी की। शॉ ने किसे क्रिटिसाइज किया है? क्लास सिस्टम को। एलिजा क्या रिप्रेजेंट करती है? इंडिपेंडेंस। बाद में वो अपने आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस की डिमांड करती है। हिजन्स को एलिजा को कैसे ट्रीट करते हैं? अपने एक्सपेरिमेंट की तरह। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या दिखाती है? हमारी आइडेंटिटी, हमारा एक्सेंट से ही हमारी जो है वो सोशल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। जेनियर ऑफ प्ले कैसा है? कॉमेडी भी है और सटायर भी है। शॉ किसे सपोर्ट करते हैं? इक्वालिटी को। और स्वराज, स्वराज किसने दिया है कंसेप्ट? महात्मा गांधी जी ने। स्वराज का मतलब क्या है? सेल्फ रूल। गांधी किस बात पर जोर देते हैं? सत्य और अहिंसा पर।
स्वदेशी का मतलब क्या है? लोकल गुड्स। पोस्ट मास्टर किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। रतन कौन थी? एक अनाथ बालिका। थीम ऑफ स्टोरी क्या थी? इमोशन एंड लोनलीनेस, जो हमने पोस्ट मास्टर स्टोरी में देखा। भारती की पोएट्री की थीम क्या है? फ्रीडम। फिनिक्स किसे सिंबलाइज करता है? रीबर्थ को। टैगोर, टैगोर क्या शो करते हैं? इमोशनल डेप्थ। टैगोर की स्टोरी में हमने इमोशनल डेप्थ देखी थी। तो फ्रेंड्स ये थे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको अगर सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।